हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस की फ़र्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और आज इसे कंटिन्यू करते हैं। इसके 2 पार्ट आपको पहले प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उसे देख लें। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक सोवियत संघ था। अब उसके आगे का तो पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम रहे। तो पहला है कि सोवियत संघ विघटन के साथ ही शीत युद्ध का जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया और दूसरी दुनिया का जो पतन हो गया। दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। तीसरा है हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई और सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 5वां पॉइंट है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो ताकतवर संस्थाएं थीं वो ताकतवर देशों की सलाहकार बन गईं और रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और विश्व की राजनीति में शक्ति के संबंध में परिवर्तन हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व दिखाई दिया और शॉक थेरेपी को अपनाया गया और उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। जैसा कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया था और ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी और इसकी आगे निम्नलिखित कमियां हैं। आइए उसको देखते हैं। इसकी निम्नलिखित कमियां थी। जो कम्युनिस्ट शासन था, तो दोस्तों जो कम्युनिस्ट शासन था उसमें सोवियत संघ की प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था और कम्युनिस्ट शासन में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने के लिए शासन व्यवस्था जो थी वो सक्षम नहीं थी। विशाल देश में केंद्रीयकृत शासन प्रणाली थी और सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही था। आगे बढ़ते हैं। सत्ता का जनाधार कम्युनिस्ट शासन में खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे जिन्हें जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत जैसे विकासशील देशों पर सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे। तो विकासशील देशों की घरेलू राजनीति जो थी उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप पहले से ज़्यादा हो गया, यानी उन्हें अमेरिका को हस्तक्षेप के लिए अधिक अवसर मिले। कम्युनिस्ट विचारधारा को गहरा धक्का लगा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा भी मिली।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी। आइए इसकी पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। शॉक थेरेपी जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया और इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती आरंभ की गई। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी की विशेषताएं। अभी हमने शॉक थेरेपी को जाना, अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली है मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व होता है और राज्य की संपदा का निजीकरण होता है। दूसरा है सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया जाता है। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगती है और मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी विशेषताओं में मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता बढ़ती है, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव होता है, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। अभी हमने इसकी विशेषताओं को जाना, अब इसके परिणाम देख लेते हैं। शॉक थेरेपी जो थी पूरी तरह से असफल रही और रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट देखी गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था जो थी वो नष्ट हो गई। सरकारी रियायत ख़त्म हो गई। ज़्यादातर लोग गरीब हो गए। तो दोस्तों नेक्स्ट है तो दोस्तों नेक्स्ट है 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने यानी बहुत कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इससे आर्थिक विषमता बढ़ी, यानी शॉक थेरेपी से आर्थिक विषमता काफ़ी बढ़ी। खाद्यान्न संकट हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ। अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई बढ़ी, यानी उनके बीच तीखा विभाजन हुआ। कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दी गईं, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है गराज सेल। आइए इसकी डेफिनेशन को विस्तार से पढ़ते हैं। शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन था। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा शॉक थेरेपी से चरमरा उठा था। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचना पड़ा। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूँकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाज़ार की ताकतें राज कर रही थीं, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है
गराज सेल जैसे हालात उत्पन्न होने के कारण, अभी हमने गराज सेल को जाना, गराज सेल ठीक या, लेकिन उसके उत्पन्न होने के कारण क्या थे? तो महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई थी और उन्हें बहुत कम यानी औने पौने दामों में ही बेच दिया गया था। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से काफ़ी गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती जा रही थी। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? तो इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं। अभी हमने इसके परिणाम को खुद देखा। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका नहीं था। इसके निम्नलिखित परिणाम आए। पूर्व सोवियत संघ रूस का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा इससे चरमरा गया था, क्योंकि रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच डाले क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट से लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती जा रही थी। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त होने से खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। सन 1999 के सकल घरेलू उत्पाद सन 1959 की तुलना में नीचे आ गया। पुराना व्यावसायिक ढांचा जो था वो टूट गया था, लेकिन व्यापार की कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। एक माफिया वर्ग भी उभर आया था जिसने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो दोस्तों, अमीर तथा गरीब लोगों के बीच अंतर बढ़ने लगा था, जिससे आर्थिक असमानता पैदा हुई। जल्दबाजी में संविधान तैयार करके राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाकर सभी शक्तियां उसे दे दी गईं और संसद कमज़ोर संस्था बनकर रह गई। इस प्रकार परिणामों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण धीरे धीरे होना चाहिए था, ताकि व्यवस्था में परिवर्तन को सहजता से अपनाया जा सके। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। तो आइए इसे देखते हैं। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश जो गणराज्य थे वे संघर्ष वाले आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्य जैसे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले हैं। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बढ़ गया है, चेक और स्लोवाकिया। इन 2 भागों में चेकोस्लोवाकिया बढ़ चुका है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल्कन राज्य। बाल्कन राज्य है क्या? तो ये कुछ देशों का एक समूह है और इन्हें बाल्कन प्रायद्वीप या देश कहा जाता है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हालांकि ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पूर्व में काला सागर तथा इसके पश्चिम व दक्षिण में भूमध्य सागर की शाखाएं हैं। इस कारण बाल्कन राज्यों को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है।
इसमें अल्बानिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, तुर्की, यूनान, मैसेडोनिया गणतंत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। कुछ अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे स्लोवेनिया और रोमानिया। तो दोस्तों नेक्स्ट है छोटा सा ये बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृहयुद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्ज़ेगोविना और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट है ये भी छोटा ही है, बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया और लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने तथा 2004 में नाटो में शामिल हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।